हेलो फ्रेंड। आइए अभी तक जो चर्चा हुई है हमारी आपकी, तो आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने थर्ड ईयर का वीडियो बनाया था, आज फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक है, बीए पार्ट 1 का। क्लास भी लिख दे रहे हैं आपका, बीए पार्ट 1। तो बीए पार्ट 1 का आज का टॉपिक है हमारा भारत की राजनीतिक दशा। भारत की राजनीतिक दशा, ये हमारा आज का चैप्टर है, भारत की राजनीतिक दशा। वैसे बात की जाए तो सांस्कृतिक दशा की बात की जाए तो सांस्कृतिक इतिहास तो अति प्राचीन काल से रहा है, लेकिन राजनीतिक की बात की जाए तो राजनीतिक इतिहास में जो तिथिक्रम होता है, एक निश्चित तिथिक्रम होता है, उसके आधार पर राजनीतिक इतिहास का उल्लेख किया जाता है। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब लोहे के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद हमारी भौगोलिक दशा, हमारी सांस्कृतिक दशा और हर दशाओं में ये कहें तो एक उत्परिवर्तन हुआ, जिसके कारण लोगों ने क्या किया कि स्थायी रूप से एक जगह निवास करना प्रारंभ कर दिया। जब स्थायी रूप से एक जगह निवास करने लगे तो हमारे जीवन में एक सांस्कृतिक क्रांति आई, और उसी क्रांति के दौरान अभी तक हमने देखा कि जो छोटे छोटे एरिया थे, यानी जो जन था, तो जन धीरे धीरे अब क्या हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन धीरे धीरे इसका विकास जनपदों में हुआ। जनपदों में जन का विकास जनपदों में हुआ, और जनपदों से बना महाजनपद। तो महाजनपद बना, और इसी समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का हमें उल्लेख प्राप्त होता है, और जिसका पहली बार उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सिविल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और वैसे भी पूछा जाता है, हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 16 महाजनपद का पहली बार उल्लेख हमको बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और अगर जैन ग्रंथ की बात की जाए तो जैन ग्रंथ के, दोनों भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तब इसका सही आंसर होगा भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ में कहाँ हुआ है, तो अंगुत्तर निकाय होगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों। बात करें 16 महाजनपद की, तो 16 महाजनपद के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। पहला काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, और चौथा मगध। इसको हम 4-4 के क्रम में बांट लेंगे तो अब आसानी होगी इसको समझने में। और वज्र, चेदि, मल्ल, वत्स, कुरु,
अश्मक, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, गांधार, काम्बोज। ये 16 महाजनपद हैं, जिसमें पहला काशी, दूसरा कोसल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवां वज्र, छठा छेद, सातवां मल्ल, आठवां वत्स, नौवां कुरु और 10वां अस्मक, 11वां पांचाल, 12वां मत्स्य, 13वां सुरसेन, 14वां आवंती, 15वां गांधार और 16वां है काम्बोज। तो आइए एक एक की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें काशी की, तो काशी ये कहाँ स्थित है? तो काशी महाजनपद ये आधुनिक बनारस का क्षेत्र है। आधुनिक बनारस का क्षेत्र, और इसकी राजधानी, अगर बात इसकी राजधानी की करें तो इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी पूछा जाता है कि काशी की राजधानी कहाँ थी, तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। और काशी वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ है? तो काशी वरुणा और 80 नदियों के संगम पर। वरुणा प्लस 80, वरुणा और 80 नदियों के संगम पर। वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। काशी और कोसल दोनों में प्रारंभिक समय से ही शत्रुता थी, और काशी का जो राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, काशी का राजा ब्रह्मदत्त, और कोसल का राजा जो था वो कंस था। तो इन दोनों में प्राचीन समय से ही शत्रुता थी और एक दूसरे से ये दोनों संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ से काशी से अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो काशी से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि काशी की राजधानी कहाँ थी। तो काशी की राजधानी सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। और अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो ये बन सकता है कि काशी के राजा का क्या नाम था, तो ब्रह्मदत्त। काशी के राजा का ब्रह्मदत्त, ठीक है। और अगला है आपका कोसल। कोसल, बात कोसल की करें तो कोसल राज्य उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडल में स्थित है। फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल में स्थित है। अयोध्या, साकेत ये इसी के अंतर्गत आता है। तो इसकी राजधानी की बात की जाए, कोसल की राजधानी कहाँ है, तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये आपसे पूछा जाएगा कि कोसल की राजधानी का क्या नाम है, तो कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। और कहीं कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के पूछ ले तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए इसकी राजधानी के बारे में देता है कि कोसल की राजधानी कहाँ स्थित है, लेकिन उसमें नाम आपको श्रावस्ती नहीं देगा। जब श्रावस्ती नाम नहीं देगा तो फिर क्या रहेगा, तो श्रावस्ती की जगह नाम होगा अयोध्या। अयोध्या, ठीक है। श्रावस्ती की जगह नाम देगा अयोध्या। और मान लीजिए कि अयोध्या भी नाम नहीं देता तो अयोध्या नाम नहीं देता तो इसकी जगह नाम आ जाएगा आपको सहेत महेत। सहेत महेत, ठीक है। तो ये तीनों नामों आपको याद होना चाहिए
कि कौशल की राजधानी कहाँ थी, पहला हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती। और दूसरा मान लीजिए श्रावस्ती नहीं देता तो दूसरा हो जाएगा अयोध्या। अब मान लीजिए अयोध्या भी नहीं देता, अयोध्या भी नहीं दे देगा तो तीसरा कौन सा होगा, सहेत महल, सहेत महल। तो ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। और कौशल का राजा, मैंने पहले बताया कि प्राचीन समय में कौशल का राजा था कौन, कंस। और कंस के बाद कौशल का राजा बना महाकौशल। और महाकौशल ने ही अपनी बहन महाकौशला देवी का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ किया था। और इसने काशी पर अधिकार कर लिया था, तो काशी को इसने दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया था। ठीक है, तो जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसका उल्लेख मिलेगा। तो यहाँ तक आप जानते रहिए। अभी हमको सिर्फ 16 महाजनपद की मुख्य मुख्य बातों का यहाँ पे जानकारी हासिल करनी है। तो आपसे पूछा जाएगा कौशल में तो इसकी राजधानी से क्रम प्रश्न आएगा। और दूसरा ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडल में। ठीक है, और अयोध्या के क्षेत्रों में इसकी राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, सहेत में। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसके बारे में जानते रहिएगा, इससे क्वेश्चन जो बनेगा। अगला है आपका अंग। अंग ये कहाँ स्थित है, तो अंग भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र होता है। कहाँ होता है, तो भागलपुर, भागलपुर मुंगेर, भागलपुर मुंगेर बिहार। भागलपुर मुंगेर यानी बिहार, ये जनपद जो है बिहार में स्थित था, भागलपुर मुंगेर बिहार। और अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा। अंग का भी राजा कौन था, तो ब्रह्मदत्त अंग का राजा था। और चंपा इसकी राजधानी थी। प्राचीन इसका नाम क्या था, अंग का पूछे कि प्राचीन नाम क्या था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग का प्राचीन नाम क्या था, तो अंग का प्राचीन नाम था मालिनी। क्या नाम था, तो मालिनी, मालिनी। अंग का प्राचीन नाम क्या था, मालिनी। अंग का प्राचीन नाम मालिनी, जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग के बाद अगला आपका है मगध। अगर मगध की बात करें तो मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था आपका मगध। मगध ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसने बाद में आगे अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रसार करते हुए धीरे धीरे जो है इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, सभी को अपने में आत्मसात कर लिया, इसलिए ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाता है। तो मगध ये महाजनपद कहाँ स्थित है, तो मगध महाजनपद जो है ये गया बिहार का क्षेत्र होता है। पटना, गया, बिहार, गया बिहार, गया बिहार के क्षेत्रों में स्थित था पटना, गया बिहार। और ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, इसीलिए ये चूंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता था तो पहाड़ियाँ जो थी एज ए दुर्ग का कार्य करती थी और इसीलिए इसे पराजित करना मुश्किल कार्य होता था। पहाड़ियों के कारण ही ये सुरक्षित था। और मगध की जो राजधानी है, तो मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। अगर पूछा जाए कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह या गिरिब्रज, जानते रहिएगा।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और बाद में राजधानी परिवर्तित होकर कहाँ बन गई? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे बाद में राजधानी जो है परिवर्तन हुआ, तो मगध की राजधानी कहाँ बनी? तो मगध की राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। लेकिन अगर पूछा जाए कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी, ठीक है। चाहे राजगृह दे दे और चाहे गिरिब्रज दे दे, दोनों में से कोई एक देगा, चाहे राजगृह और चाहे गिरिब्रज। और बाद में जो है राजधानी जब परिवर्तन हुआ तो राजधानी बना गई पाटलिपुत्र को बनाई गई। तो पाटलिपुत्र को, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने स्थापित की, या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, या राजधानी किसने, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जानते रहिएगा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उदयन ने बनाई, सॉरी उदयन नहीं, उदायन, उदायन। पाटलिपुत्र किसने बनाई? उदायन ने। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदायन ने की थी। या मगध की राजधानी को राजगृह से किसने हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र बनाई। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मगध की राजधानी को राजगृह से हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र उदायन ने बनाई थी। क्लियर हो गया। और मगध का जो प्राचीन शासक है, तो शासक की बात करें तो यहाँ मगध पर सबसे पहले जो है हर्यक वंश ने शासन किया, और जिसका राजा होता है बिंबिसार। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है वज्र। वज्र महाजनपद की बात की जाए तो वज्र महाजनपद ये 8 गणराज्यों का संघ था, और ये कहाँ स्थित था? तो ये मुजफ्फरपुर बिहार के क्षेत्रों में स्थित था। और वज्र की राजधानी कहाँ थी? तो वज्र की राजधानी थी वैशाली। वैशाली। वज्र महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वज्र महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। और ये 8 गणराज्यों का संघ था, गणराज्यों का संघ था। देखिए, अगर बात करें गणराज्यों की, थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गणराज्यों की बात की जाए तो भारत में प्राचीन समय में 2 तरीके से शासन व्यवस्था थी। एक थी राजतंत्रात्मक, पहली जो शासन व्यवस्था थी वो थी राजतंत्रात्मक। अगर राजतंत्रात्मक की बात की जाए तो राजतंत्रात्मक में जो शासन का भार होता था वो राजा के हाथों में होता था। और दूसरी थी गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक, तो गणतंत्रात्मक में एक संघ होता था, एक संघ होता था। तो यहाँ पर जो शासन का संचालन होता था संघ के माध्यम से होता था। तो दोनों की शासन पद्धतियाँ अलग अलग थी। तो उस समय जो है 8 गणराज्यों का संघ था वैशाली, ठीक है। और अगर ये शासन व्यवस्था की बात की जाए तो शासन व्यवस्था के बारे में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में 1903 में पहली बार रीस डेविड ने, कहीं रीच देता है कहीं रीस, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। 1903 में रीस डेविड ने पहली बार गणराज्यों के बारे में हमें इसका उल्लेख किया है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणराज्यों के बारे में पहली बार हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐसा पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो कि 1903 में पहली बार रीस डेविड महोदय ने हमें गणराज्यों के बारे में बताया। और दूसरा दृष्टांत इसके बारे में ये मिलता है कि जैन धर्म के आचरांग सूत्र में, जैन धर्म के आचरांग सूत्र में, जैन धर्म के आचरांग सूत्र में ये उल्लेख मिलता है कि आचरांग सूत्र में ये कहा गया कि
जैन भिक्षुओं को जब इनको दक्षिण भारत में भेजा जाता है, तो दक्षिण भारत में जाते हुए इनसे ये कहा गया कि केचित देशा गणाधीना और केचित देशा राजाधीना, कुछ देश ऐसे हैं जो गणों के अधीन हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो राजा के अधीन हैं। तो जहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वहाँ इनको न जाने की हिदायत दी जाती है। तो इससे भी ये पता चलता है कि जो दक्षिण भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ गणों के द्वारा या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो क्लियर हो गया होगा अब तक। आइए आगे देखते हैं। वैशाली के बाद अगला जो महाजनपद है वो था चेदी। तो चेद की राजधानी जो थी वो थी सोत्यवती। चेद की राजधानी कहाँ थी? सोत्यवती। चेद की राजधानी कहाँ थी? सोत्यवती। ये इम्पोर्टेंट देखिए, सारे जो जितने भी महाजनपद हैं इनकी राजधानियों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, तो उन सारे एग्जामों में राजधानियों से क्वेश्चन 100% आता है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। यहाँ से ये मेरा पूरा विश्वास है, इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे यहाँ से। तो अगर बात करें कि चेद की राजधानी कहाँ थी, तो चेद की राजधानी थी सोत्यवती। ठीक है। और चेद का जो शासक था वो कौन था? तो चेद का जो शासक था वो था शिशुपाल। शिशुपाल यहाँ का राजा था। और जो कृष्ण के बुआ का लड़का था उसके बारे में एक दृष्टांत मिलता है कि कृष्ण ने कहा था कि इसके 99 गालियों को जो है वो माफ़ कर देंगे, लेकिन जैसे ही इसने 100वीं गाली दी तो उनका कृष्ण ने इसका वध कर दिया था। तो चेद के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आप बता सकते हो। चेद की राजधानी कहाँ थी? सोत्यवती। अगला है आपका मल्ल। इसकी राजधानी कहाँ थी? मल्ल। तो इसकी राजधानी थी, देखिए मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो मल्ल की थी आपका कुशीनारा। कुशीनारा ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित था, देवरिया आसपास के क्षेत्रों में। कुशीनारा ये भी एक प्रकार का गणराज्य था। ठीक है। तो मल्ल, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो ये आप बता सकते हो। अगला है आपका वत्स। बात अगर वत्स महाजनपद की जाए तो वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की बात की जाए तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था उदयन। ठीक है। यहाँ का राजा था उदयन। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौशाम्बी के बारे में पूछा जाए, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। और इसका क्षेत्र अगर पूछा जाए तो इस समय कौशाम्बी इलाहाबाद से कट गया है, लेकिन पहले जो है ये इलाहाबाद के अधीन ही आता था। इलाहाबाद के अंतर्गत, इलाहाबाद और बांदा का जो क्षेत्र होता था वो इसके अंतर्गत आता था, लेकिन इस समय जो है इससे कट गया है। कौशाम्बी एक अलग क्षेत्र बना दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी, वत्स के बाद कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ।
दिल्ली मेरठ आसपास का जो एरिया था वही इसके अधीन आता था। ठीक है, तो इसकी राजधानी पूछेगा, देखिए सारे महाजनपद से राजधानी ही पूछता है, तो इसकी राजधानी अगर पूछेगा कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर होगा इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी थी। क्षेत्र अगर पूछे तो क्षेत्र बता सकते हैं आप, दिल्ली मेरठ आसपास का जो एरिया होता था वो इसी के अधीन आता था, कुरु महाजनपद के अधीन। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है, इन पूरे 16 महाजनपद में ऐसा कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा अस्मक। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है, अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। बाकी शेष जितने भी महाजनपद हैं ये सारे महाजनपद कहाँ स्थित है, उत्तर भारत में। तो ये जानते रहिएगा कि अस्मक महाजनपद कहाँ स्थित था, तो अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। और अस्मक की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी पोतन तथा पोटिल थी। कहाँ थी, पोतन तथा पोटिल। पोतन तथा पोटिल इसकी राजधानी पूछेगा। अस्मक की राजधानी कहाँ थी, तो अस्मक की राजधानी थी पोतन तथा पोटिल। और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, अस्मक। और यहाँ का अगर शासक की बात की जाए तो यहाँ का शासक था अरुण। आइए अब आगे देखते हैं पांचाल। बात करें पांचाल की, तो पांचाल जो है ये इसकी राजधानी दो भागों में विभाजित थी, जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं रामनगर, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामकेल्य। फर्रुखाबाद आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, रामनगर, बरेली, बदायूं आसपास का एरिया जो है। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र रामनगर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामकेल फर्रुखाबाद आसपास का एरिया, ये इसके अधीन आता था। और पांचाल की ही थी पांचाली यानी द्रौपदी, ये यही की थी। ठीक है, पांचाल महाजनपद की। तो और आगे बढ़ते हैं, मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। और ये महाजनपद के क्षेत्रों की बात की जाए, ये इसका क्षेत्र कहाँ स्थित था, तो मत्स्य महाजनपद विराटनगर राजस्थान का क्षेत्र होता था, अलवर राजस्थान का अलवर। ये क्षेत्र था इसका, राजस्थान के अलवर का क्षेत्र, ये मत्स्य महाजनपद के अधीन आता था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। क्लियर हो गया। और यहाँ के शासक की अगर बात की जाए तो यहाँ के शासक का भी नाम था विराट। अगला आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला आपका सूर्यसेन। सूर्यसेन आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र सूर्यसेन के अंतर्गत आता था। आधुनिक ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है वो इसके अधीन आता था, सूर्यसेन के अधीन। सूर्यसेन, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी मथुरा। सूर्यसेन की राजधानी थी मथुरा। और आधुनिक इसके क्षेत्र की बात करें तो ब्रजमंडल। तो आधुनिक ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है वो
इसके अंतर्गत आता था सूर्यसेन। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी मथुरा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो ये जानते रहिएगा सूर्यसेन। अगला है आपका अवंती। अवंती की भी दो भागों में विभाजित था, तो जिसमें उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, ठीक है। और इसके क्षेत्र की बात की जाए तो इसका क्षेत्र हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जानते रहेगा, ठीक है। अवंती की राजधानी, और ये जो महाजनपद है अवंती, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध था। ये महाजनपद लोहे के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से लोहे के बहुत सारे औजार प्राप्त होते हैं। और यहाँ का जो शासक है अवंती का राजा, शासक इसकी बात की जाए तो अवंती का राजा कौन था? तो अवंती का राजा जो है वो था आपका प्रदोत। अवंती का शासक था प्रदोत। उत्तरी अवंत की राजधानी हो गई उज्जैन, और दक्षिणी अवंत की राजधानी थी माहिष्मती। माहिष्मती, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंत की राजधानी माहिष्मती। और यहाँ के शासक के बारे में पूछा जाए तो यहाँ के शासक का नाम था प्रदोत। प्रदोत के बारे में ये कहा जाता है मगध का जो राजा था बिंबिसार, ये इसका मित्र था। एक बार इसको पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग का मतलब होता है पांडु रोग, तो इसके उपचार के लिए बिंबिसार, पांडु रोग का मतलब होता है पीलिया, तो इसके उपचार के लिए एक बार बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो जीवक, उसी ने इसका उपचार किया था, ठीक है। तो आगे अवंती के बाद अगला है आपका गांधार। गांधार महाजनपद, ये पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था। और गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी, तो इस महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला भारत का अगर ये कहें कि सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो हो जाएगा तक्षशिला, ठीक है। और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है कि तक्षशिला की स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने किया था, ठीक है। तो अगर यहाँ से ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा राजा तक्ष ने इसकी स्थापना की थी, तक्षशिला की। और प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। और यहाँ से क्वेश्चन और थोड़ा सा और डीप में जाएगा, अंदर जाएगा, तो वो ये क्वेश्चन बना सकता है कि तक्षशिला किस धर्म की शिक्षा का केंद्र होता था? तो तक्षशिला हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। किस धर्म की? तो हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की, ठीक है। जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है कि तक्षशिला किस धर्म की शिक्षा का केंद्र था? तो तक्षशिला हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र होता था, ठीक है। और भारत की प्राचीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए। कभी कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन भी हो जाता है, मैंने कई बार देखा है लोगों को यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज होकर वो उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, प्राचीन शिक्षा के 2 केंद्र जो थे वो पहला तो है आपका तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा तक्षशिला, और दूसरा आपका हो जाएगा नालंदा, नालंदा, ठीक है। प्राचीन शिक्षा के 2 केंद्र थे,
या कहें कि प्राचीन दो विश्वविद्यालयों के नाम बताइए, तक्षशिला और दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला किस धर्म की शिक्षा का केंद्र था? मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर लिया इसके बारे में। तो ये हिंदू धर्म की शिक्षा का केंद्र होता था। तक्षशिला में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। और ये कहा जाए कि तक्षशिला में चाणक्य ने भी शिक्षा ग्रहण किया था। ये चाणक्य तक्षशिला का आचार्य भी रहा है। जीवक यहीं पर शिक्षा ग्रहण किया था, जीवक ने भी, ठीक है। प्रसेनजीत ने भी यहीं पर शिक्षा ग्रहण किया था। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा तक्षशिला में। और उसके बाद नालंदा, नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का केंद्र था? तो नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। और अगर थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर थोड़ा अंदर जाता है तो इसमें भी अंदर जाएगा तो ये क्वेश्चन ये बना सकता है कि नालंदा में बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तो नालंदा में बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा बीत जाएगा, तो ये जान लीजिएगा कि महायान धर्म, महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित है ना, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में महायान, बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, जानते रहिएगा, ठीक है। और नालंदा में ही चीनी यात्री वेनसांग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तो जिस समय वो नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, तो उस समय नालंदा का जो क्वेश्चन बनता है, तो उस समय नालंदा का आचार्य कौन था? तो उस समय का जो नालंदा का आचार्य यानी कुलपति कौन था? तो उस समय नालंदा के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लगे हाथ इसको बता दें, शीलभद्र। तो जानते रहिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। और इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती थी, बड़ी टफ प्रवेश परीक्षा होती थी, ठीक है। तो उस समय जो है ये कहा जाता है कि इसकी शिक्षा से संबंधित लोग बहुत दूर दूर से, कई देशों से आके, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया, बहुत सारे देशों से आकर, चीन से, वर्मा से, अन्य देशों से आकर लोग जो है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गांधार के बाद अगला है काम्बोज। काम्बोज की बात करें तो काम्बोज की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो ये, और एक क्वेश्चन काम्बोज से और अच्छा पूछा जाता है, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो घोड़ों के लिए विख्यात था? तो काम्बोज घोड़ों के लिए विख्यात था। और दूसरा, इसकी राजधानी काम्बोज की राजधानी कहाँ थी? तो राजपुर हाटक थी। काम्बोज की राजधानी कहाँ थी? तो काम्बोज की राजधानी थी राजपुर हाटक, ठीक है। तो काम्बोज की राजधानी कहाँ थी? तो राजपुर हाटक इसकी राजधानी थी काम्बोज की। और ये इससे एक अच्छा जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो घोड़ों के लिए विख्यात था? तो ये काम्बोज, ठीक है। इनको वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा जाता है, ठीक है। व्यापार वाणिज्य के द्वारा जो अपना जीविकोपार्जन करते थे, तो इन्हीं के बारे में कहा गया है वार्ता शास्त्रोपजीवी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक दशा में अभी हमने आपसे चर्चा किया 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित थे, और इन 16 महाजनपदों के बाद धीरे धीरे जो है, चूंकि उस समय साम्राज्य विस्तार का जो दौर चल रहा था, तो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, एक दूसरे क्षेत्रों को जीतते हुए, अपने में आत्मसात करते हुए आगे चल के जब हम देखते हैं तो इन 16 महाजनपद की जगह मात्र 4 महाजनपद रह जाते हैं, ठीक है। और वो 4 महाजनपद कौन कौन से थे उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो वो 4 महाजनपद के नाम
आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो वो 4 महाजनपद जो रह जाते हैं उनमें आपका पहला होता है 4 महाजनपद, उनकी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको भी। 4 महाजनपद में पहला आपका होते हैं मगध, दूसरा होता है आपका कौशल, तीसरा आपका होता है अवंती, और चौथा जो होता है वो होता है वत्स। ठीक है, तो विस्तारवादी क्रम में ये 4 महाजनपद रह जाते हैं। और इन चारों महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता है वो होता है मगध। बाद में मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए धीरे धीरे कौशल पर भी अधिकार कर लिया, अवंती पर भी अधिकार कर लिया, और उसके बाद जो है इसने उसको भी आत्मसात कर लिया बस। और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में विख्यात होता है। तो ये जानते रहिएगा कि 16 महाजनपद की जगह पे 4 महाजनपद। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का जब जो है साम्राज्यवादी विस्तार के दौर में एक दूसरे को जीतते हुए मात्र कौन कौन से महाजनपद बचते हैं, तो 4 महाजनपद बचते हैं। कभी क्रम पूछता है तो क्रम में बताएंगे आप 4 महाजनपद। ऑप्शन में हो सकता है 4, 6, 2 ऐसे करके देता है, 3, 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें आप बता सकते हो 4 महाजनपद। और उनके नाम अगर पूछे तो उनके नाम यही होंगे, पहला मगध, दूसरा कौशल, तीसरा अवंती और चौथा होता है वत्स। ठीक है, तो ये महाजनपद बचते हैं। अब उसके बाद ये आपके हो गए 16 महाजनपद। अब ऐसे ही आगे जब हमने आपको अभी चर्चा करी है कि जो शासन पद्धति थी वो 2 तरीके से होती थी, एक राजतंत्रात्मक और दूसरी गणतंत्रात्मक। और वैसे ही हमको 10 गणराज्यों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अब वो 10 गणराज्यों के नाम पूछा जाता है, तो ये जानते रहिएगा 10 गणराज्य कौन कौन से थे। तो 10 गणराज्य, आइए उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं 10 गणराज्यों के बारे में। ठीक है, गण का अर्थ हमने आपको बता ही दिया। तो आइए 10 गणराज्य, 10 गणराज्य। 10 गणराज्य में पहला कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा केशपुत्तकालाम, कपिलवस्तु के साथ दूसरा केशपुत्तकालाम, तीसरा कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, चौथा पावा के मल्ल, पावा के मल्ल, पांचवा पिपलीवन के मोरी, पिपलीवन के मोरी, मोरी, छठा रामग्राम के कोली, सातवां अल्पकप के बुली, अल्पकप की बुली, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। नौवां मिथिला के विदे,
मिथिला के विदेह हैं। और 10वां जो गणराज्य है वो हो जाएगा आपका सुमार गिरी के भाग्य। ठीक है, तो ये 10 गणराज्य हैं, इनके नाम कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये जानते रहिएगा 10 गणराज्य कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा आपका कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा केशपुत कालाम, तीसरा कुशीनारा के मल्ल, चौथा पावा के मल्ल, पांचवा पिपलीवन के मोरी, छठा रामग्राम के कोली, सातवां अल्पकप के बुली, आठवां वैशाली के लिच्छवी, नौवां मिथिला के विदेह और 10वां सुमसुमारगिरी के भक्त। ठीक है, तो कपिलवस्तु के शाक्य, यहीं पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इसीलिए शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण ही महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि किस कुल में जो है बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो शाक्य कुल में। ठीक है, तो इस कुल से संबंधित थे महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, और कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, ये भी दोनों बड़े फेमस हैं। और किसके लिए फेमस हैं, तो ये जानते रहिएगा। कुशीनारा के मल्ल में किसको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कई बार आया हुआ है। तो कुशीनारा के मल्ल में बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध जी को, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, ये पूछा जा सकता है। तो ये जानते रहिएगा, महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनारा के मल्ल में हुई थी। यहीं पर जीवन के आखिरी समय में ये जो है यहाँ आते हैं, और ये कहा जाता है कि चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इनको भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई, शुगर मार्तो दिया गया, और उसको खाने के बाद इनको अतिसार होने लगा, पेचिस होने लगा, और उसके बाद ये यहाँ पर आए कुशीनारा के मल्ल में, और यहीं पर इनका जो है देहांत हो जाता है, जिसको हम बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो ये इसका सही आंसर यही होगा कि कुशीनारा के मल्ल में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला पावा के मल्ल, बात अगर करें पावा के मल्ल की, ये किसके लिए फेमस है, तो ये जानते रहिएगा कि पावा के मल्ल में महावीर स्वामी को, किसे, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति पावा के मल्ल में हुई थी। ठीक है, पावा के मल्ल में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। रामग्राम के कोली लोग, ये लोग भी अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो अगर पूछे कौन सा गणराज्य अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात था, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गणराज्य है जो पुलिस शक्ति के लिए विख्यात था, तो रामग्राम के कोली लोग जो है, ये लोग जो है पुलिस शक्ति के लिए विख्यात थे, अपनी पुलिस शक्ति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी, सबसे प्राचीन कौन सा गणराज्य है, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य। भारत की बात नहीं करते हम, विश्व की बात करते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य वैशाली। ठीक है, वैशाली यही विश्व का प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा है, तो वैशाली गणराज्य जिसको कहते हैं कि ये कई गणराज्यों का संघ होता है, और इसी को जो है वैशाली को जो है किसने पराजित किया था, तो वैशाली को जो है अजातशत्रु ने पराजित किया था।
अजातशत्रु के खिलाफ इसने 36 गणराज्यों का संघ बनाया था। कितने गणराज्यों का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 36 गणराज्यों का संघ बनाया था। तो अजातशत्रु के खिलाफ लिच्छवियों ने कितने गणराज्यों का संघ बनाया था? तो 36 गणराज्यों का इन लोगों ने संघ बनाया था। और इनके खिलाफ प्रथम युद्ध में तो अजातशत्रु पराजित हो जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध से उसने सलाह लिया तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इन्हें ऐसे नहीं पराजित किया जा सकता। इनको पराजित करने का तरीका उन्होंने बताया, सप्त अपरिहार्य सूत्र। सप्त अपरिहार्य सूत्र का जब तक ये लोग पालन करते रहेंगे तब तक इन्हें नियमित रूप से सभा का आयोजन, वृद्धों के प्रति आदर, चैत्यों के प्रति आदर, स्त्रियों का सम्मान करना, ठीक है, तो और आरामदायक पुस्तक का परित्याग करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जब तक ये लोग ऐसा करते रहेंगे तब तक इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। तो इन में विभेद डालने के लिए, लिच्छवियों में विभेद डालने के लिए ही अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा था। और बाद में इन्हीं के खिलाफ उसने 2 नवीन अस्त्रों का भी प्रयोग किया था। आगे जब चलेंगे तो बताएंगे, लेकिन लगे हाथ जान लीजिएगा थोड़ा सा कि नवीन अस्त्र जो थे तो महाशिला कंटक और रथमूसल जैसे 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग अजातशत्रु ने इन्हीं के खिलाफ किया था और दूसरे युद्ध में जो है इन्हें पराजित कर देता है। ठीक है, तो ये भी मिथिला के विदेह, ठीक है, मिथिला यही की जनक की जो पुत्री थी सीता, तो उसका उल्लेख भी हमें यही मिलता है मिथिला में ही। मिथिला नरेश कहा जाता है ना उनको, ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। इनकी अपनी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी गणराज्यों की, इनका अपना शासन का तरीका हुआ करता था। इनके शासन का तरीका राजतंत्रात्मक व्यवस्था से थोड़ा सा अलग होता था। मैंने आपसे पहले ही इसके बारे में चर्चा करी। गणराज्यों के बारे में पहली बार किसने बताया, तो इसके बारे में भी हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। गणराज्यों के बारे में 1903 में पहली बार किसने बताया था हमें? रीस डेविड ने। रीस डेविड महोदय ने पहली बार हमको 1903 में जो है गणराज्यों के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया कि जो है जैन धर्म के आचरांग सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें ये कहा गया कि जो जैन भिक्षु हैं वो दक्षिण भारत में ना जाए, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर गणराज्यों के द्वारा शासन चलाया जाता है उन क्षेत्रों में इनके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो इन सभी से जो है गणराज्यों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। केचिद देशा गणाधीना केचिद देशा राजाधीना। कुछ देश ऐसे हैं जो गणों के अधीन हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो राजा के अधीन है। ऐसे शासन का तरीका भी पता चलता है। 2 तरीके की शासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में राजा होता था और गणतंत्रात्मक में संघ होता था। संघ के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता था। ठीक है, तो ये और इनकी अलग व्यवस्था थी। ठीक है, शासन पद्धति भी इनकी अलग थी। इनका न्यायालय अपना होता था अलग। ठीक है, शासन करने का तरीका अलग होता था। बात करें इनके जो प्रशासनिक व्यवस्था की, तो इनके यहाँ जो है जो ये पद्धति थी वो ऐसी थी। ये जो इनके न्यायालय होते थे, जो अपराधी होता था इन कई न्यायालयों से होकर उसको गुजरना पड़ता था। तो जिसमें पहला जो होता था वो विनिश्चय महामात्र होता था। पहला होता था विनिश्चय महामात्र। विनिश्चय महामात्र। दूसरा होता है बोहारिक। महामात्र। तीसरा सुक्ताहार। चौथा अष्टकुलक। पांचवा भांडागारिक। छठा सेनापति।
7वां उपराजा और 8वां राजा। ये इनकी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से ये प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। तो कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपराध किया हो, ठीक है, जिसने अपराध किया उनको इन सभी न्यायालयों से होकर गुजरना पड़ता था, ठीक है, इन सभी जगह से होकर उसको फिर इन सभी जगह से होकर उसको गुजरना पड़ता था, इन सभी न्यायालयों से होते हुए, और अंत में राजा के पास उसका अंतिम जो निर्णय होता था वो राजा सुनाता था। पहले विनिश्चय महामात्र, दूसरा व्यवहारिक या व्यवहारिक महामात्र, और तीसरा होता है सुक्ताहार, चौथा अष्टकुलक, पांचवा भांडागारी, छठा सेनापति, आठवां उपराजा और नौवां होता है राजा। देखिए एक मुख्य अंतर होता था इसमें, देखिए मुख्य जो अंतर होता है कि जो अपराधी होता था वो इन सभी विभिन्न न्यायालयों से होते हुए गुजरते हुए आखिरी में जो है जो दंड देने का विधान होता था वो तो देखिए अपराध तो जब सिद्ध हो जाता था इन सभी न्यायालयों से होकर गुजरते हुए जब वो आगे बढ़ता था तो आखिरी में जब इसके ऊपर दोषारोपण सिद्ध हो जाता था तो दंड देने का जो प्रावधान था तो दंड देने का प्रावधान केवल राजा के पास होता था। अपराधी को दंड कौन देगा तो केवल राजा देता था, इस बात को याद रखिएगा। और बाकी के ऊपर के जितने भी सारे न्यायालय हैं, चाहे वो विनिश्चय महामात्र हो, चाहे व्यवहारिक महामात्र हो, चाहे सुक्ताहार हो, चाहे अष्टकुलक हो, चाहे भांडागारिक हो, चाहे सेनापति हो, चाहे उपराजा हो, इन सभी लोगों को जो है दंड देने का अधिकार नहीं होता था। दंड देने का केवल अधिकार एकमात्र होता था तो वो राजा के पास होता था। अगर मान लीजिए कि जो अपराधी है उसने अपराध उसका जब सिद्ध नहीं हो पाता तो ऐसी अवस्था में उसको मुक्त करने का अधिकार इन सभी के पास होता था। लेकिन अगर दंड की बात करें तो दंड देने का अधिकार इनमें से किसी के पास नहीं होता था। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कि जो है दंड देने का जो प्रावधान है वो किसी के पास नहीं होता था, केवल एकमात्र जो है तो ठीक है। तो ये जानते रहिएगा कि जो गणराज्यों की अपनी शासन व्यवस्था हुआ करती थी, इन शासन व्यवस्था में इनके जो न्यायालय होते थे वो 8 तरीके के होते थे और जो अपराधी होता है विभिन्न न्यायालयों से होकर गुजरते हुए आखिरी में राजा के पास आता था और जो दंड देने का प्रावधान था वो केवल एकमात्र राजा के पास होता था। बाकी सारे जो न्यायालय होते हैं, मान लीजिए अपराध अगर सिद्ध नहीं हो पाता था तो ऐसी अवस्था में उसको मुक्त करने का अधिकार सारे लोगों के पास होता था। लेकिन अगर उसने अपराध किया है, इस बात की अगर सिद्ध हो जाता था तो उसे दंड देने का प्रावधान इन लोगों के पास नहीं होता था, वो केवल मात्र राजा के पास होता था। और जो इनको न्याय की जो इनकी व्यवस्था थी वो पवेड़ पुस्तक के माध्यम से चलती थी। पवेड़ पुस्तक का मतलब होता है नजीर, उदाहरण। तो इससे पहले जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसी मामला आया हो जो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई डिसीजन दिया है तो लोअर कोर्ट के लिए एक नजीर बन जाता है। तो सेम वैसे ही होता था, पवेड़ पुस्तक के माध्यम से ये लोग जो है अपना न्याय देते थे। और न्याय का जो तरीका होता था इनका तो वो होता है छिपे तौर पे होता था। न्याय जो होता था वो कान में बताकर भी किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनके न्याय की व्यवस्था थी। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही जो हमने अभी आपको बताया कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म किस गणराज्य में हुआ था, तो शाक्य गणराज्य में हुआ था, इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया शाक्य मुनि, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी को शाक्य मुनि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दूसरा, पावा के मल्ल में ही जो है
महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और तीसरा, कुशीनारा के मल्ल में किसको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो कुशीनारा के मल्ल में महात्मा बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और रामग्राम के कोली, ये जो गणराज्य है ये अपनी पुलिस शक्ति के लिए विख्यात था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा ऐसा गणराज्य है जो पुलिस शक्ति के लिए जाना जाता है? तो आप इसे बता सकते हो। वैशाली के लिच्छवी, ये सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। अगर पूछा जाए इन सारे 10 गणराज्यों में कौन सा ऐसा गणराज्य है जो सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, तो इसका सही आंसर होगा लिच्छवी गणराज्य। ये सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। विश्व का सबसे प्राचीन, भारत की बात नहीं करें, विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा है? तो अगर इसकी बात की जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। और मिथिला के विदय, यहीं का राजा कौन था? जनक, जिसकी पुत्री थी सीता। अगर बात करें सीता जी के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ देखिए हमेशा कन्फ्यूजन होता है, कोई सही सही नाम नहीं बता पाता। सभी लोग कहते हैं सीता जी के पिता का नाम था जनक, लेकिन जनक उनका नाम नहीं था बल्कि उनकी उपाधि थी। उनके पिता का क्या नाम था? तो क्षीरध्वज। तो इस बात को जानते रहिएगा, कन्फ्यूजन होता है। तो ये सारी चीज़ें रही। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।